which we rarely get to hear. We can always guess it. We saw the 3 Supreme Court judges, which has never happened, come out and open and express the pain. And some people said, this is unprecedented, this is wrong. But the question is, maybe what has happened to them is worse. That's why they came out in public. Otherwise, they are not stupid people. Why they would, and one of them is a prospective next chief. Why would he come out and protest in public? So maybe what they were facing was so much greater than what we can see, that they said they can't remain quiet any longer because future, आगे की आने वाली पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी. तो इसके साथ संजय जी, आपसे रिक्वेस्ट करूं, संजय जी अभी अभी दिल्ली से आए, आज राज्यसभा का आखिरी दिन था, लेकिन फिर भी छोड़ के हवाई जहाज से कि नहीं, राष्ट्रमंच की मैंने मीटिंग करनी है. आइए संजय. मंच पर आसीन देश के पूर्व वित्त मंत्री और आज जो मोदी सरकार की नाकामियों के बारे में देश के अंदर चर्चा बन रही है, उसकी एक प्रमुख आवाज आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी साहब, जो लगातार अभी आपने देखा होगा राफेल के मुद्दे पर भी काफी एक बड़ी जानकारी देश के सामने आपने उजागर की. हम लोगों के बड़े भाई केंद्रीय मंत्री रह चुके और सांसद, जिनको हर उस आवाज को खामोश कराने की आदत है जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, उस आवाज को खामोश कराने के लिए निकले हुए हैं आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, और जिनको अभी एक संसद के अंदर अच्छे सांसद के रूप में जिनकी पहचान बनी और जिनको सम्मानित किया गया, आदरणीय दिनेश त्रिवेदी जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं. देश के उत्कृष्ट सांसदों में आपकी गिनती हुई. माजिद मेनन साहब हमारे साथ राज्यसभा में हैं, एनसीपी के, बहुत ही अच्छा अलग अलग मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं. प्रीति शर्मा मेनन जी, जज साहब अभी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा घनश्याम तिवारी जी, केसी सिंह साहब जो मंच का संचालन कर रहे हैं, मनचंदा जी. साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे. वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे. अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे. आज इंसानियत का, आदमियत का पूरे मुल्क में कत्ल किया जा रहा है और हम सारे लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं. कई बार बोलने की हिम्मत जुटाते हैं तो मीडिया के लोग इतने हमलावर हो जाते हैं, आसपास के लोग इतने हमलावर हो जाते हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग इतने हमलावर हो जाते हैं कि लोग हिम्मत छोड़ के भाग जाते हैं. क्योंकि आज अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, तो आप देशद्रोही गिने जाते हैं. मोदी जी के खिलाफ आप बोलते हैं तो राष्ट्रद्रोही गिने जाते हैं. देश की सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको यह कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाइए. और मुझे पीड़ा हुई इस बात की, पिछले दिनों अभी एक मामले पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे. आसाम के अंदर जो एनआरसी का जो मुद्दा आया, उस मुद्दे पे हम लोग बहस करना चाहते थे. तो हमारे सांसदों के मन में, और वहां माजिद मेनन साहब भी बैठे हुए थे, इस प्रकार का भय था कि हम अपनी बात को कैसे कहें कि ऐसा ना हो कि यह कहा जाए कि आप मुसलमानों के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं. और इसलिए सदन में हम लोग अपनी भाषा को बहुत संतुलित करके बोल रहे थे. आप ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र तब खत्म होता दिख रहा है जब एक सांसद, एक प्रतिनिधि आपका बोलने से पहले डरे, उसके मन में 50 तरह के सवाल उठे कि अगर हम इस बात को कहेंगे तो हमको मुस्लिम का पक्षधर माना जाएगा, हमको राष्ट्रद्रोही बना दिया जाएगा और हमको कहा जाएगा कि हम तो घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हो गए. इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बन रहा है. इस प्रकार का वातावरण बन रहा है.
आप कहीं भी कोई घटना होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरीका सीख लिया है, रैलियों में आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का पैकेज भी देके आपको चले जाएंगे। 15 लाख रुपए तो अब तक आपके खाते में आ ही गया होगा। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया होगा, मैं समझता हूं। 40 रुपए का डॉलर होने वाला था, वो भी हो गया होगा। वो सारा कुछ तो हो गया होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत खूबसूरती से वो काम करते हैं कि देश में कोई भी बड़ी घटना होगी, प्रधानमंत्री से उससे कोई लेना देना नहीं। 1 लाख का मामला हो, चाहे पहलू खान का मामला हो, चाहे भी उत्तर प्रदेश में एक लिंचिंग का मामला आया, चाहे खुद उनके गुजरात के अंदर दलितों को नंगा करके पीटा गया, ऊना में वो मामला हो, किसी भी मामले में जिस पे देश चिंतित होगा, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार होगा, सेलेक्टिव तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। उनको मालूम है किस मुद्दे पर भड़काकर लोगों का वोट अपने पक्ष में किया जा सकता है और किस मुद्दे पर अपनी खामोशी बनाकर लोगों को भड़काया जा सकता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरनाक हैं, जो जुल्म और अत्याचार पर अपनी जुबान को बंद करके रखते हैं, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, जिनको सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करना है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर शमशान और कब्रिस्तान के बारे में बात करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी एक ऐसी बातें करेगा। आज विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहा गया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम दावे आपके सामने किए गए। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप सोचिए मूर्खता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है और आप डर के वजह से आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने बोल दिया तो आपको कहा जाएगा बताओ ये तो हिंदू विरोधी है, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। मैंने तो आज पत्रकारों से पूछा कि भैया हमको जरा बताओ कि अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा तो उसकी पंखुड़ियां नाले में जाएंगी कि शौचालय में जाएंगी कि छत पे जाएंगी कि कांवड़िए पे जाएंगी, ये कौन तय करेगा? और उसके नाम पर हमारे टैक्स का पैसा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप फर्जी तरीके से उड़ाते चले जा रहे हैं। और हम, क्योंकि हमारा नाम संजय सिंह है, क्योंकि ना हमारा नाम माजिद मेनन है, हम इसलिए नहीं बोलते कि हमको आप देशद्रोही कह देंगे, हिंदू विरोधी कर देंगे। ऐसे डरकर हम हिंदुस्तान में अपनी बात कैसे कह सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। सच बोलने से डर लगने लगा तब लोकतंत्र को खतरा है, सच बोलने से डर लगने लगा तब इस देश के संविधान को खतरा है, ऐसा मान लेना चाहिए। आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं और हमारे योगी बाबा जी कहते हैं हम कृष्ण जी की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। मैंने कहा कृष्ण जी की जन्माष्टमी हम भी धूमधाम से मनाएंगे और मनाना चाहते हैं। कन्हैया की जन्माष्टमी तो हम भी मनाना चाहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी साथ में लेके आना चाहते हैं और माजिद मेनन जी को भी साथ में लेके आना चाहते हैं। लेकिन 60 कन्हैया अगर ऑक्सीजन की कमी से मर गए तो उसका जवाब कौन देगा, ये बता दो हमें। हम भी कन्हैया की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हमेशा एक नकली सवाल, हमेशा एक गलत दिशा में पूरी चर्चा, और हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ये सब तमाम नारे ऐसे निकले। आप ऐसा नारे लगाइए, कुछ भी करिए, पूरी छूट है आपको हिंदुस्तान के अंदर। हाथ में तिरंगा ले लीजिए, भगवा रंग का कपड़ा पहन लीजिए, नारे लगाते रहिए। अभी क्या हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में आपने वो वीडियो देखा होगा। मैं चाहूंगा आदरणीय यशवंत सिन्हा जी अगर ना देखे हो तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। एक युवती की कार किसी कांवड़िए से थोड़ा टच कर गई, अब उस महिला को निकालकर और उसके बाद उस कार पर ऐसे हमलावर हुआ, पूरा का पूरा कांवड़ियों का समूह
आगे से मार रहे हैं लाठी, फिर पीछे से मार रहे हैं, फिर पूरी गाड़ी तोड़ दी, फिर पुलिस वाले आए तो उनको मार रहे हैं, फिर पूरी गाड़ी को पलट दिया उठा के। भगवा पहन के कांवड़िया निकले हुए हैं, फिर शराब पी रहे हैं ऊपर से। तो मुझसे लोगों ने कहा कि भाई ये कांवड़िए ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इनको कांवड़िए नहीं मानता, क्योंकि झारखंड से आदरणीय यशवंत सिन्हा जी आते हैं और कांवड़िया एक बहुत पवित्र शब्द है। कांवड़िया गुंडा नहीं हो सकता, कांवड़िया शराबी नहीं हो सकता, और कांवड़िए के नाम पे आपको हिंसा और दंगा फैलाने की छूट इस देश के अंदर नहीं दी जा सकती, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को। मुसलमान भी अपने किसी त्योहार के नाम पर अगर इसी प्रकार की अराजकता और गुंडागर्दी करे तो उनका भी विरोध उतनी मुखरता के साथ आप लोगों को करना होगा, अगर इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है तो। क्योंकि आप धर्म के नाम पर गुंडागर्दी की आजादी नहीं दे सकते, फिर तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। फिर तो इस देश के ऊपर, इस देश में महंगाई पे चर्चा कभी नहीं होगी, राफेल पे चर्चा कभी नहीं होगी, भ्रष्टाचार पे चर्चा कभी नहीं होगी, कभी नहीं चर्चा होगी। दंगे फसाद पे आप उसको रोकने की कोई पहल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे तो खुली गुंडागर्दी की छूट अगर आप देते जाएंगे, राष्ट्रवाद के नाम पे। और राष्ट्रवाद क्या है, कौन तय करेगा? आप कौन होते हैं रोज हमारी राष्ट्रभक्ति चेक करने वाले? आपका खुद का इतिहास यह है कि 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे आपने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। यह आपका इतिहास है। आपका इतिहास यह है कि आपने इस देश के अंदर उस पार्टी के साथ समझौता किया जिसके लिए आप पूरे सभी पार्टियों से सर्टिफिकेट मांगते थे, अफजल गुरु के साथ हो कि अफजल गुरु के खिलाफ हो। जो पार्टी अफजल गुरु को शहीद मानती है, पीडीपी, उसके साथ 3.5 साल तक भाजपा सरकार चलाए, तब उनकी देशभक्ति खतरे में नहीं पड़ती है। यह कैसा आपका नजरिया है राष्ट्रभक्ति को परिभाषित करने का? तो मोदी जी ही राष्ट्र हो गए, मोदी जी ही राष्ट्रभक्ति है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, आप दिन रात मोदी मोदी करते रहिए। मीडिया वाले लगे हुए हैं इस काम में। और घनश्याम जी का जिक्र अभी कर रहे थे केसी सिंह जी, इस प्रकार की टीवी पे बहसें होती हैं। आप अपने परिवार वालों के साथ, पहले ये कहा जाता था कि भाई फिल्मों के दौरान बहुत सारे अश्लील सीन आते हैं, आप परिवार वालों के साथ मत देखिए फिल्में। अब हालत यह हो गई है कि टीवी की डिबेट मत सुनिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जो राजनीति की भाषा तो नहीं हो सकती है, वो कहां की भाषा है यह तय करना मुश्किल है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जहां तक लोकतंत्र की, संविधान की बात है, तो सबसे ज्यादा पीड़ित पार्टी अगर हिंदुस्तान में कोई है तो ये आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के अंदर हमारी वो हालत कर रखी है कि कोई भी आदमी गलती से किसी थाने पर पहुंच जाए और अगर उसको थानेदार को पता चल जाए कि ये एप्लीकेशन आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ है, तो जैसे आतंकवादियों को पकड़ा जाता है उतनी तेजी के साथ उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पूरी की पूरी फोर्स लगा दी जाएगी। 25-25 विधायकों को हमारे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिसमें से 14 विधायकों को कोर्ट ने बरी कर दिया। विधायकों की गिरफ्तारी की खबर नेशनल न्यूज, विधायकों की बरी होने की खबर 10वें 14वें पन्ने पर, छोटी सी खबर, आपको पता ही नहीं चल पाता। केजरीवाल के ऊपर सीबीआई का छापा, मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का छापा, सत्येंद्र जैन के ऊपर सीबीआई का छापा, सत्येंद्र जैन की बेटी के ऊपर सीबीआई का छापा। मैंने तो कहा कि भाई एक नहीं 1000 छापे केजरीवाल के ऊपर मार लो, 2-4 मफलर ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है उस व्यक्ति के घर पे। अब सीबीआई के छापे डाल रहे हैं, अब डरवाते हैं नेताओं को, सीबीआई भेज देंगे। और 2 साल के बाद सत्येंद्र जैन की बेटी बरी हो गई। 2 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप केजरीवाल जी के ऊपर लगाया गया। उस मामले में केजरीवाल जी पूरी तरीके से पाक साफ बरी हो गए, इसको देश को बचाने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन जब 2 करोड़ रुपए के रिश्वत लेने का आरोप लगाया, सारे टीवी चैनल्स ने प्रमुखता से दिखाया। कैसे लोकतंत्र बचेगा? कैसा प्रचार आप कर रहे हैं, कैसे अपने प्रचार माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह आपको सोचना होगा। जनता के हित में फाइलें बनाना,
बना बनाकर उसको हम भेजते हैं, उस पर रोक लगा दिया जाता है इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, यह हमारा गुनाह है। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, यह हमारा गुनाह है। उसकी फाइलें रोककर बैठ जाओगे। 9 दिन तक अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री एलजी के घर में बैठे रहते हैं। आप संविधान की, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए क्या हालत है इस देश की। 9 सेकंड का भी टाइम उस एलजी को नहीं मिलता केजरीवाल से बात करने का। इसका मतलब कि आज मैंने तो पता किया कि एलजी साहब जिस घर में रहते हैं उसमें अंग्रेजों के वायसराय रहते थे। मुझे लगता है उनकी आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई है। लाट साहब के माध्यम से पूरे देश को चलाने का काम किया जा रहा है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं। गोवा में जो कुछ हुआ वो भले ही कांग्रेस की संख्या ज्यादा रही हो, लेकिन तिकड़म करके सरकार बनवा दी गई। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, उत्तराखंड में एक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, अरुणाचल में निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, फिर कोर्ट के हस्तक्षेप से सरकार बहाल हुई। तो पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने राज्यपाल को और उपराज्यपाल के पदों को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। कर्नाटक से लेके, गोवा से लेके, मणिपुर से लेके, दिल्ली से लेके अरुणाचल और उत्तरांचल में हम लोगों को इस प्रकार के तमाम ऐसी घटनाएं और उदाहरण सामने आ जाएंगे। तो इसलिए बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी आदर्श की ये सरकार करे, लेकिन आचरण में बिल्कुल ठीक विपरीत काम करना है। आचरण में ना तो संविधान से मतलब है, ना तो लोकतंत्र से मतलब है, ना इस देश की एकता से मतलब है, ना इस देश के भाईचारे से मतलब है। हिंदू धर्म के नाम पे नफरत फैलाना है, मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाना है, अगड़े पिछड़े के नाम पर नफरत फैलाना है, दलित सवर्ण के नाम पर नफरत फैलाना है। नफरत फैलाओ और राज करो, इस प्रकार का आप एक फार्मूला लेकर चलते हो। आप जिस हिंदू धर्म के नाम पर देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करते हैं, अरे वो हिंदू धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो हिंदू भी हमारा परिवार है, मुसलमान भी हमारा परिवार है, सिख भी हमारा परिवार है, ईसाई भी हमारा परिवार है। फिर नफरत की बात क्यों करते हो? फिर भाई से भाई को लड़ाने की बात क्यों करते हो? ये वो मुल्क है जहां पर बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। इस हिंदुस्तान की संस्कृति को बिगाड़ने का काम मत करो। इस हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने की कोशिश मत करो। हम विविधता में एकता वाले देश हैं, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। विविधता में एकता ही हमारी विशेषता है। उस विशेषता को खत्म करने की कोशिश मत करो, वरना तुम भारत की पहचान खत्म कर दोगे। इस देश की जो पहचान पूरी दुनिया में है, उस पहचान को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश हो रही है साथियों। इसलिए हर घर से आवाज उठनी पड़ेगी। समूहों को इकट्ठा होकर अराजकता फैलाने की आजादी नहीं दी जा सकती। आप कुछ लोग इकट्ठा हो गए और जो मन में आए करते जाइए, ये इस देश के अंदर नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि पूरे देश के अंदर हर घर से यह आवाज उठनी चाहिए कि लोकतंत्र को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ। अरे जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रतिष्ठित जजों ने निकलकर कहा लोकतंत्र खतरे में है, तो आप समझ सकते हैं उनके मन में कितनी पीड़ा रही होगी। जज लोया की मौत पर आज भी सवालिया निशान लगा है। किसने जज लोया की मौत कराई, किसने जज लोया को मारा, यह सवाल देश पूछ रहा है, लेकिन खामोश लोग उसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट से भी उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो बातें बहुत सारी हैं। राफेल पे जरूर अभी यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी साहब अपने वक्तव्य रखेंगे। मैं उस राफेल पर बोलने का पीड़ित व्यक्ति हूं। इसी मुंबई में बोला तो मेरे ऊपर सामान्य नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा डिफेमेशन 5,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर दिया अनिल अंबानी ने। 5,000 करोड़ का।
इसी मुंबई में बोल के गया था। और मैंने पूछा था, और मेरे मन में आज भी इस बात की जिज्ञासा है, और पत्रकार हैं तो मैं चाहूंगा इस बात को लिखिएगा कि मुझे जरा वो विज्ञान बता दीजिए, मुझे जरा वो तरीका बता दीजिए कि किस तरीके और किस तकनीक के साथ और किस बुद्धि का इस्तेमाल करके 3 महीने पुरानी कंपनी को, रिलायंस डिफेंस को 22,000 करोड़ का ठेका दे दिया गया। अगर अंबानी की कंपनी को 22,000 करोड़ का ठेका दिया गया है तो इसमें जरूर सरकार के स्तर पर बंदरबांट और भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात को आज फिर इसी मुंबई में मैं दोहरा कर जा रहा हूं। मुकदमे आप करते रहो, इससे हम लोग डरने वाले लोग नहीं। राफेल पे सॉरी साहब हमने सवाल पूछा, 2016 में कांग्रेस के सांसदों ने सवाल पूछा, उसमें एनसीपी और बीजेपी के भी सांसद थे। सरकार के ही मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि एक राफेल की कीमत 670 करोड़ रुपए है। 2016 में जवाब दिया, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया, लोकसभा में, और 670 करोड़ रुपए विथ इक्विपमेंट्स है, यह जवाब उनका आया। राज्यसभा में मैंने सवाल पूछा कि भाई राफेल का दाम कितना है। मैंने सवाल पूछा, 19 मार्च 2018 को मुझे कहा गया राफेल की कीमत 670 करोड़ रुपए है, लेकिन विदाउट इक्विपमेंट 670 करोड़ रुपए है। वो दोनों जवाब मैं आपको दे दूंगा। और जब हम लोगों ने डेसॉल्ट कंपनी, जो इसकी राफेल की जो कंपनी है, उसका जब एनुअल रिपोर्ट चेक किया तो उसमें निकल कर आया कि 1667 करोड़ रुपए का एक राफेल जहाज पड़ रहा है। आप नारे लगाते थे कि चेहरे पर जो लाली है बोफोर्स की दलाली है, तो मैं मोदी जी के लिए वो नारा बदलना चाहता हूं कि चेहरे पर जो लाली है ये राफेल की दलाली है। इसका सच हिंदुस्तान जानना चाहता है। भारत माता की जय लगाने वालों, तुमने रक्षा सौदे में कितनी दलाली खाई है, यह मुल्क इस बात को जानना चाहता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने धैर्य से आपने मेरी बातों को सुना। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये मुल्क जिस ओर जा रहा है कि दर्द के एहसास को सैरो सुखन तक ले चलो, दर्द के एहसास को सैरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।